अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मैडम, आवाज़ सही आ रही? जी जी सही आ रही है। ठीक है। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ रहे थे और ग्राफिकल अप्रोच हम लोगों ने पढ़ ली थी, और अब हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल करना था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो ये बुक आपके सामने है और आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें जी, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो ये आउटपुट दी हुई है, फिर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और फिर टोटल कॉस्ट दी हुई है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स द वन वे टू कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। आउटपुट गिवन है हमें, ये आउटपुट है क्यू, ये टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है हमें और टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है। तो अब इसमें देखें कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड ये है कि टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें या लॉस कैलकुलेट करना है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, और देन फिर हमें क्या करना है, एंड इंसर्ट द फिगर इन द टोटल प्रॉफिट कॉलम। और यहाँ पे आगे आपको बताया गया है कि सॉरी, ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने। फिर वो कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो फाइंड कर दें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो फाइंड करें, और यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, और फिर अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट भी जो है वो भी मेजर करेंगे। ये नीचे इसका जवाब भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये आउटपुट है, ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है जिसे हम पाई कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दूंगा कि आपको सही नज़र आ जाए। जी, यहाँ पे देखिए कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जस्ट किया हुआ है।
तो ज़ीरो आउटपुट पे रेवेन्यू जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप बेचेंगे नहीं तो रेवेन्यू तो ज़ीरो ही होगा ना। तो ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो ज़ीरो माइनस ये एक्चुअली दिस इज़ ज़ीरो, तो ये यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस 110, तो ये आपके पास माइनस 110 आ जाएगा। तो ये आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग वाले जो लोग होते हैं वो माइनस के सिंबल को नहीं लिखते बल्कि उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप लोग माइनस 110 भी लिख सकते हैं या 110 लिख के उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही है। यानी ऐसे लिख दें जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, या 110 लिख के उसको ब्रैकेट में लिख दें तो उसका मतलब भी माइनस है। जैसे नीचे वाली फिगर में भी देखें तो 90 जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इसका मतलब माइनस 90 है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर फिगर आएगी वो अकाउंटिंग की ज़बान के अंदर वो अ, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जस्ट करते जाना है। तो 50 में से आप 140 माइनस करेंगे तो रेवेन्यू देखें ना 50 है, इस एक आउटपुट के ऊपर रेवेन्यू 50 है और कॉस्ट 140 है। 50 में से 140 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 90 आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आपने सारी ये कैलकुलेशन जो है वो कर लेनी है। और अब आप देख लें कि जो पहला क्वेश्चन था वो यही था ना कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें हर आउटपुट लेवल पे, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बताएं, यानी कौन सी आउटपुट फर्म को प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पर 131 जो है ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि 8 यूनिट जो हैं वो 8 यूनिट जो हैं उन्हें प्रोड्यूस करने चाहिए। तो लेवल ऑफ आउटपुट पता चल गया कौन सा होगा, लेवल ऑफ आउटपुट 8 होगा। जहां पर प्रॉफिट क्या आ रहा है वो मैक्सिमाइज आ रहा है आपके सामने। ये लेवल ऑफ आउटपुट आ गई। फिर वो कहता है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी बता दें क्या होगी इस लेवल पे। तो अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट 131 है, तो ये 131 अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट है और लेवल ऑफ द आउटपुट क्या है 8 है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जस्ट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड के ज़रिए इसको किया गया था। लेकिन अब हम आप जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो दो तरीके से होती है। एक रेवेन्यू मेथड होता है और दूसरा मार्जिनलिस्टिक रूल होता है, या जिसे मार्जिनल अप्रोच भी कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो वो अब हम इसको अगले उसमें देख लेते हैं। जैसे ये 3.2 के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताई गई है। तो ये है जनाब क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है आपको कि यानी आपको ये पता है कि मार्जिनलिस्टिक रूल में क्या होता है। उसमें दो चीज़ें होती थी, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा ये बताया था कि स्लोप ऑफ एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एमआर। तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो उसको मार्जिनलिस्टिक रूल कहते हैं। और जहां मार्जिनलिस्टिक रूल पूरा होगा वहां पर भी क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम आएगी। और जहां टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम आती है उसे फर्म्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल अब जो है वो हमें इसको इस डेटा को देखें आप लोग। इस डेटा में क्या है, इस डेटा में आपको आउटपुट बताई हुई है, दिस इज आउटपुट। ये आउटपुट का कॉलम है और ये प्राइस का कॉलम है और ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताई गई है, ये आपके सामने है। ठीक है ना जी। तो अब आप जानते हैं कि ज़ीरो आउटपुट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो। तो वो यहाँ तो ज़ीरो लिख लीजिए। और उसके बाद अब ये तीन कॉलम आपके पास हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या करें, ये आपके सामने है। इसने कहा है कि पहले मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करें हर आउटपुट लेवल पे, तो वो फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो आपसे कहा गया कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें हर आउटपुट लेवल पे, वो करेंगे। तो इसका मतलब एक तो हमें क्या फाइंड करना है, एमआर फाइंड करना है नंबर वन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें एमसी फाइंड करना है नंबर टू।
नंबर 3 में वो कहता है कि लेवल ऑफ आउटपुट बताइए जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, यानी आउटपुट को हमने फाइंड करना है, आउटपुट कौन सी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। ठीक है ना जी। तो ये और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि टोटल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, और यानी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगी ना, वहाँ पे देखना है कि टोटल प्रॉफिट क्या आता है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है और ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, यही बात यहाँ पे वो कह रहा है। ठीक है ना जी। अच्छा, लेकिन इसके साथ उसने आपको फिक्स कॉस्ट भी बता दी है कि कितनी होती है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 110 है। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट भी हमें पता चल गई है। अब ये सारा डाटा जो है, ये हम जो है इसको देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको ये शेयर हो रही होगी। तो इसमें हम लोग इसको मज़ीद देख लेते हैं। इस टेबल को हम खुद जनरेट कर लेते हैं ताकि कोई इश्यूज ना आए। जस्ट 1 मिनट। जी। जी, यहाँ पे ये टेबल हम खुद बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आउटपुट है, ये वही वाला डेटा है, 0 से लेके 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डेटा हमें दिया हुआ था आउटपुट का। फिर हमें प्राइस का डेटा दिया हुआ था। तो उसमें आपको बताया हुआ है कि यहाँ डैश थी 50, फिर 49 था, फिर 48 है, आप बुक में से देख भी सकते हैं, फिर 47, 46, 5, 4, 43, 42, 41 तक ये डाटा है। उसके बाद थर्ड वन जो कॉलम हमें गिवन था वो था टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ज़ीरो आउटपुट पे उसने खाली जगह छोड़ी हुई, तो ये हमें पता ही है ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है। और उसके बाद उसने वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी 30, पहले पे 30, और उसके बाद है 52, फिर है जी 65, फिर है 70, फिर है 75, फिर है 84, 109, और फिर है 159, फिर है 215, और फिर है 315। ये 3 कॉलम जो है बुक के अंदर दिए हुए हैं, और आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके डी ऑप्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी बता दी गई है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है वो बताई गई है आपको 110। तो आपको पता है ज़ीरो आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती है, तो ज़ीरो पर भी 110 आ जाएगी। तो ये सब पर 110 लिख देंगे आप। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी तक जो हमने लिखी हैं
ये हमें गिवन है। तो ये आपके सामने ये डेटा आ चुका है। अच्छा, अब हमें इस टेबल को एक्सटेंड करना है, इसको कैलकुलेट सबसे पहले वो एमआर जो है वो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, आपको पता है। और इसी तरीके से आप टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है P इंटू क्यू, और टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको पता है। और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, यानी ये दोनों कॉलम्स जो हैं इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो 110 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा? पहले टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट कर लें तो 110 आ जाएगा। फिर 110 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है ना जी। और उसके बाद आप इसको ऐड करते जाएं तो ये 162 आ जाएगा, 175 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 185 आ जाएगा, 194 आ जाएगा, 219 आ जाएगा, 269 आ जाएगा, 325, और लास्ट वन जब आप 315 को 110 में जमा करेंगे तो ये 425 आ जाएगा। ये आपका टोटल कॉस्ट का कॉलम बन गया। अब टोटल रेवेन्यू करना है तो आपको पता है कि इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ज़ीरो पर तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा, और उसके बाद 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर आप 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो इसको आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, ये 98 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 144 आ जाएगा, फिर 188 आ जाएगा, और फिर 230 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 308 आ जाएगा, 344 आ जाएगा, फिर 378 आ जाएगा, और फिर 41 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 410। तो ये जनाब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर ली। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि एमआर कैलकुलेट करें, और आपको पता है एमआर जो है वो टोटल रेवेन्यू से कैलकुलेट होगा। तो फिर उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में कहा था कि एमसी करें तो उसके लिए टोटल कॉस्ट चाहिए, तो इसलिए हमने ये दो कॉलम बनाए हैं। तो एमआर बना लीजिए। एमआर का फार्मूला आपको आता है, वो क्या होता है? चेंज इन टी आर ओवर चेंज इन आउटपुट। चेंज मीन डी, यानी डी या डेरिवेटिव या डेल्टा एक ही बात है। यानी चेंज इन टी आर ऐसे लिख लें ओवर चेंज इन क्यू, या डी टी आर ओवर डी क्यू लिख दें, एक ही बात है। तो ये आपने फाइंड करना है। तो पहले पे तो जाहिर सी बात है डैश लिख देंगे। अब इसका चेंज निकालें तो 50 में से 0 माइनस करें तो क्या आएगा? 50। और इस तरीके से 1 में से 0 माइनस करें, क्योंकि आउटपुट में चेंज भी तो लेना है ना। तो 50/1 आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। इसी तरीके से फिर 98 में से 50 माइनस करें, और इधर से 2 में से 1 माइनस करें, फिर दोनों को डिवाइड कर दें। तो 98 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये आ जाएगा चेंज इन टी आर, और फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जवाब क्या आएगा? 48 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 48 आ जाएगा। इसी तरीके से 144 में से 98 माइनस करके फिर 3 में से 2 जो है वो माइनस कर देंगे, तो फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 46। इसी तरीके से आप लोग करते जाएं तो ये आंसर आते जाएंगे 44, 42, 40, और देन
38, फिर 36, फिर 34 और फिर 32। ये मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। अब इससे अगला कॉलम जो है जो हमने करना है कैलकुलेट, वो है मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, या DTC ओवर DQ। डी और ये डेल्टा और डी और ये करली एक ही चीज़ है, इनको अल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हैं, यानी ये तीनों एक ही चीज़। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल कॉस्ट का कॉलम चाहिए। तो आप पहला चाहे तो ये 110 वैसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है, या फिर इधर डैश लगा दें, डैश ही लगा दें। फिर आप यहाँ से देखें, चेंज निकालें, 140 में से 110 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 30। और नीचे चेंज इन क्यू 1 1 ही है, देखें इधर आउटपुट का चेंज में 1 1 1 1 1 ही आ रहा है, 2 -1 3 -2 4 -3, तो इसलिए 1 1 ही आ रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ 1 नहीं आता, देखना पड़ता है। तो लेकिन ये तो आसान सा है, इसमें आउटपुट में एक ही दफ़ा देखने पर लेके तब्दीली कितनी आ रही। तो जनाब 140 में से 110 माइनस करें तो जवाब आएगा 30। तो 30/1 30 आएगा। फिर आप 162 में से 140 माइनस करें और फिर इधर से इसी तरीके से जो है वो आप 2 में से 1 माइनस करें तो वो तो नीचे 1 ही आएगा। तो क्या आंसर आएगा? वो आएगा 22। इसी तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करते जाएं, ये 13 आ जाएगा, फिर 5, फिर 5, फिर 9 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर जनाब 56 आ जाएगा, और देन वी हैव 100। ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। तो दो चीज़ें उन्होंने कही थी। अच्छा, उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जिसे कहते हैं आप, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, ऐसे ही है ना जी? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दें। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करें तो क्या आएगा? तो इसको तो डैश ही कर देते हैं, ठीक है ना जी? तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो ये मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है? 0, और इधर टोटल कॉस्ट कितनी है? 110। तो 0 में से 110 माइनस करें तो -110 आ जाएगा। और फिर आप देखें कि नेक्स्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू कितना है? 50। 50 में से 140 माइनस करें तो -90 आ जाएगा। ये -19 लिखते तो 90 लिख के सिर्फ ब्रैकेट में कर दें तो -90 कहलाएगा। फिर इसी तरीके से माइनस क्या होगा? 64 हो जाएगा, फिर -31, फिर 8, फिर 45 हो जाएगा, फिर 76, फिर 89, फिर 75, फिर 53, और फिर -15 आ जाएगा। ठीक है जी? ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई, आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो देखें, इस चीज़ को समझें कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट चेक करें हर आउटपुट लेवल पे, तो आपको नज़र आएगा कि वो बराबर है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़ीरो आउटपुट पे देखें, ज़ीरो आउटपुट पे देखें तो नज़र आएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या है। वो तो ज़ीरो पे तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद 2 पे देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू 50 है और मार्जिनल कॉस्ट 30 है, बराबर नहीं है। कहीं पे देखते हैं, हर, यानी इस तरीके से देखना है आपने, हर आउटपुट के हवाले से, यानी रो वाइज चेक करते जाएं आप। तो यहाँ 50 30 है, 48 22 है, बराबर नहीं है। तो रूल क्या है? मार्जिनल जो आपका वो है अप्रोच, उसमें क्या रूल है? रूल ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के क्या होना चाहिए? इक्वल। तो कहीं पर भी देखें इक्वल नहीं है,
50, 30, 48, 22, 46, 13, 44, 5, 42, 5, 49, 38, 35, 36, 40, 34, 56, 32, 100, कहीं पर भी ये बराबर नहीं। तो इस मेथड के मुताबिक तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें या वो आउटपुट लेवल कैसे फाइंड करें। तो अब उसका दूसरा तरीका ये है कि आप चेक कर लें कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है। तो वो आ रहा है 89 पे, ऐसे ही है ना जी। 89 पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं है, ये आपके सामने है। ये 89 पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। इसका मतलब ये आउटपुट लेवल जो है, ये वाला आउटपुट लेवल कौन सा है? ये आउटपुट लेवल जनाब ये है 7th। तो 7 लेवल ऑफ आउटपुट है, और इस जगह पर इवन मार्जिनल रेवेन्यू 38 है और मार्जिनल कॉस्ट 35 है, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम बराबर नहीं है तो फिर हमें अल्टरनेटिवली प्रॉफिट पे जाके चेक करना पड़ेगा। अगर तो ये बराबर आ जाते हैं तो फिर ये आखिरी कॉलम की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट की, उस पे ऑटोमेटिक अगर बना भी लें तो कोई मसला नहीं, उस पे ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर नहीं आती बराबर कहीं पर, तो फिर आप प्रॉफिट के कॉलम से चेक करके देख लेंगे, जहां मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा वही वाली फिर आप टोटल अप्रोच पे चले जाएंगे। और टोटल अप्रोच जो है वो ये बता रही है कि यहाँ प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है, और उस पर जो आउटपुट लेवल आएगी वही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल होगी। यही चीज़ आपको हमने इधर जो है वो बताई है। तो आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बुक में देखें, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसमें आप लोग चेक कर लें कि प्राइस दी हुई थी, यही थी। एमआर फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। एमसी फाइंड कर लिया, आउटपुट फाइंड कर ली, ये सारी। इसने आगे इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ये देखें, ये सोल्यूशन इसने दिया हुआ है। तो इधर मतलब सारी चीज़ें तो नहीं बताई जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो इसको मज़ीद आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये सोल्यूशन है, लेकिन मैंने भी सोल्यूशन आपको करके दिखाया है। ठीक हो गया जी। तो ये न्यूमेरिकल रहते थे दो, एक टोटल अप्रोच के थ्रू, एक मार्जिनल अप्रोच के थ्रू। मार्जिनल अप्रोच में भी इश्यूज थे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में कि वो बराबर नहीं आ रही थी, तो बराबर आती होती है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। ना हो तो आपको टोटल अप्रोच की तरफ मूव करना पड़ता है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलें तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अब नया टॉपिक है। और वो क्या टॉपिक है? ये है इन्फ्लुएंस ऑफ ई बिजनेस ऑन कॉस्ट एंड मार्केट बिहेवियर। ये चौथा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें हमने ये देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एसीटी। एसीटी कहते हैं एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को, और ये हम एज ए होल इस टर्म को यूज़ करते हैं, यानी ये कलेक्टिव टर्म है। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? यानी आजकल आप देखते हैं कि इसको आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि हम इस दौर में से गुजर रहे हैं जिसमें इंटरनेट है, मोबाइल टेलीफोन है, डेटा सिस्टम्स हैं, डिजिटल टेलीविज़न है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस बिटवीन द फर्म्स मौजूद हैं, एक्स्ट्रा नेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस हैं। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक टर्म के अंदर लेके आए हैं, और उसे कहते हैं एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एसीटी। तो जाहिर सी बात है कि ये सारा चीज़ें जो हैं इस इन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, डाटा सिस्टम, टेलीविज़न, डिजिटल टेलीविज़न, नेटवर्क कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस, एक्स्ट्रा नेट, इंट्रानेट वगैरह, ये सारी सारी टर्म्स, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही टर्म यूज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। और ये इस एसीटी कहते हैं इसको। अब ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए आपको पता है कि हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी।
तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, करने के लिए हार्डवेयर चाहिए। और वो हार्डवेयर क्या है, जैसे वेब बुक्स हैं, या आप इंटरनेट गूगल पे सर्च कर ले सकते हैं कि वेब बुक्स क्या होती हैं। स्मार्टफोन्स तो आप खुद यूज़ करते हैं, उसकी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल प्लेयर भी आप लोग यूज़ करते हैं। होम इंटरटेनमेंट सिस्टम भी आप लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में मौजूद है। तो ये सारे क्या हैं, और इसके अलावा स्मार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐप्स जो हैं वो भी यूज़ करते हैं आप डिफरेंट। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद यूज़ भी कर रहे हैं। तो इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को एसीटी कहते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं आप। ठीक है जी। अब इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या होता है, इससे ज़ाहिर सी बात है कि मार्केट में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और ई बिज़नेस शुरू हो चुका है। इस ई बिज़नेस का हमने देखना है कि कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट हुआ और मार्केट में क्या-क्या चेंजेस आई हैं। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ये 21st सेंचुरी का फिनोमेना है, तो इसलिए हमने इसको सिलेबस में शामिल किया है ताकि लोगों को समझ आए कि ई बिज़नेस जो है वो किस तरीके से एसीटी को यूज़ करता है। क्योंकि ई बिज़नेसेस जितने भी हैं वो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करते हैं। उससे ज़ाहिर-सी बात है उनकी प्राइसेस में भी चेंजेस आई हैं और कंपटीशन में भी चेंजेस आई हैं। कंपटीशन बढ़ गया है या कहीं जगहों पे कम हो गया है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो ये कि इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि इन सब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मेन चीज़ होती है डेटा। जैसे अभी हम कोविड-19 के उस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो सबसे जो ज़्यादा अर्निंग की है वो किन्होंने की है? वो इसी एसीटी से रिलेटेड इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी में, इस कोविड की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो उठाया है वो सेलुलर फ़ोन कंपनीज़ ने उठाया है या एसीटी से रेलेवेंट जितने भी लोग हैं, उन सब ने उसका फ़ायदा उठाया है। इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल टेलीविज़न है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अब मैं भी आपको इधर पढ़ा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़े, ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूँ और ये सारी चीज़ें हो सकें। तो ये बेनिफिट किसको गया है? यानी ये सारा बेनिफिट एसीटी से रिलेटेड जो है फर्म्स हैं उनको गया है, जिन्होंने जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जो मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करती हैं, जो जो डेटा सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, डिजिटल टेलीविज़न या और एक्स्ट्रा नेट्स, इंट्रानेट्स वगैरह, डिजिटल प्लेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसमें लोग करते क्या हैं? लोग इसमें ज़ाहिर-सी बात है, इसमें फर्म हाउसहोल्ड्स हों, यानी आम लोग हों या फर्म्स हों या और ऑर्गेनाइज़ेशन हो, वो ट्रांसमिट करते हैं डेटा और रिसीव करते हैं डेटा। तो सब्सटेंशियल डिस्टेंस से, यानी आप अमेरिका में बैठे ये लेक्चर मेरा सुन सकते हैं। और बहुत सारे लोग ज़ाहिर-सी बात है जो आईसीएमए से रेलेवेंट हैं, वो दुनिया में इस लेक्चर को सुन रहे हैं इस वक़्त। और वो किसके थ्रू सुन रहे हैं? थ्रू एसीटी, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सुन रहे हैं। तो इसीलिए इसको बाज़-औक़ात थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना जी? और क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, बिज़नेसेस, इन पे सब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आपको हम लोग फेस कर रहे हैं। आप फोर्थ पे, बल्कि अब तो आजकल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी बता दूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक रहे हैं। तो थोड़ा-सा ऐसे अगर ये वर्क करता है, जस्ट अ मिनट। नहीं करता। होल्ड ऑन।
जी, आवाज आ रही है मैडम? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, वो डिस्कनेक्ट शायद हो गया था। ठीक है सर, आ रही है, अब ठीक है आपका। जी। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि जस्ट इट्स नॉट वर्किंग अगेन। जी, यही यही यहीं से कर लेते हैं, ये उस वहाँ पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, 12। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के सॉरी, जी। तो इसमें जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये था जी ये था जी 1760 से लेके 1840 तक। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसके अंदर क्या हुआ था, इसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हुआ था टेक्सटाइल के अंदर भी, और स्टीम इंजन जो है उसकी इसके अंदर इनोवेशन हुई थी। ये दो काम बड़े इंपॉर्टेंट हुए थे, और ये यूरोप में और यूएसए में ये शुरू हुई थी, यानी न्यू मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप एंड यूएसए। और इसमें टेक्सटाइल इनोवेशन ऑफ द स्टीम इंजन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो जी है 1870 से लेके 1974 तक। ये दिस इज कॉल्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसके अंदर जो दो इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें हुई थी, उनमें से एक ये था कि स्टील प्रोडक्शन के अंदर एडवांसेस हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और पेट्रोलियम के अंदर। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई थी। उसके बाद ये जो अब हम बात कर रहे हैं, यानी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ये ये 1969 से, यानी इसको लोग लेते हैं ज़्यादातर 1969 एंड ऑनवर्ड। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सिस्टम और ऑटोमेटेड, यानी प्रोडक्शन वगैरह, ये इसके अंदर आई थी जी सारी। तो बहरहाल ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड आया था कि ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब एसीटी समझ आ गया हमें। एसीटी कहते हैं एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को, जो मैंने आपको बताया है। तो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का अब देखते हैं कि चूँकि क्वेश्चन हमारा यह है कि उसका ई बिजनेसेस, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस जो हैं, वो जब एसीटी को यूज़ करते हैं तो फिर उनकी कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और उसकी वजह से मार्केट बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी। तो
इसको देखने के लिए अब पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो सर्च कॉस्ट है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर्च कॉस्ट किसे कहते हैं? सर्च कॉस्ट जो है वो द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बायर्स, जो बायर्स बर्दाश्त करते हैं, किस लिए? इन लोकेटिंग द सुटेबल प्रोडक्ट्स एंड फाइंडिंग द बेस्ट प्राइसेस। अब आप एज ए कंज्यूमर जब भी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप फिजिकली मूव करते हैं, तो आप पहले तो ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, और फिर उसके मुताबिक आप कोशिश करते हैं कि आपको कीमत कम से कम कहाँ पे मिलती है। तो ये सारा जो आप मूव करते हैं ये आपकी सर्च कॉस्ट आती है, और सर्च कॉस्ट में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये टाइम स्पेंड करते हैं आप। नंबर टू, कॉल्स हो सकता है, आप टेलीफोन कॉल्स करके पूछें, ये चीज़ें करें। फिर आप जर्नी करते हैं, जर्नी का टाइम आ जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सर्च कॉस्ट में आपको चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि एक आपकी वो शॉपिंग है ये जो कि कन्वेंशनल शॉपिंग है। कन्वेंशनल शॉपिंग का मतलब ये है कि आप डिजिटल या एसीटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। यू आर यूजिंग योर डिजिटल वे, कि मैं गया बाज़ार, जिस मार्केट में चला गया, वहाँ जाकर मैंने एक एक शॉप फिरी, फिर डाटा इकट्ठा किया, हाँ जी इधर ये फलां मोबाइल ही ख़रीदना है, फॉर एग्जांपल सेल फ़ोन ख़रीदना है, तो मैं मोबाइल मार्केट में चला गया सेल फ़ोन की, वहाँ से कोई 10-20 शॉप्स मैंने विज़िट किया, फिर उन स्पेसिफ़िकेशन पता चली, फिर प्राइसेस का मैंने कंपैरिज़न किया, फिर पता नहीं क्वालिटी देखी, क्वांटिटी देखी, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद दिस इज़ समथिंग, ये कन्वेंशनल शॉपिंग। मैं खुद फिज़िकली मूव कर रहा हूँ और मैं उसके अंदर एसीटी को नहीं यूज़ कर रहा। लेकिन अगर यही सेल फ़ोन मैंने खरीदना है तो मैं क्या करूँ? मैं कहीं ना जाऊँ, आई वुड यूज़ एसीटी। अब एसीटी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैं अपना इंटरनेट मेरे पास है कनेक्शन, मैं अपना टैब ओपन करता हूँ या अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ। तो सर्च जो मेरी कॉस्ट है वहाँ पर देखें कितनी आ रही। मैं सेल फ़ोन यहीं पे चेक कर लेता हूँ, उसको ज़ूम भी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, उसकी स्पेसिफ़िकेशन भी देख लेता हूँ, उनके प्राइसेस कंपैरिज़न की वेबसाइट्स मौजूद हो सकती हैं। तो मैं उन वेबसाइट्स पे जाके चेक करता हूँ कि जी कौन इस स्पेसिफिकेशन का जो मैंने एक सेल फोन खरीदना है उसकी प्राइसेस में क्या-क्या उसमें क्या-क्या प्राइसेस अवेलेबल हैं और क्या-क्या गारंटीज अवेलेबल है। मैं तो हर लिहाज से मुझे यहीं बैठे-बैठे मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ और देन फिर मैं ऑर्डर भी कर देता हूँ यहाँ पे, और वो ऑर्डर मुझे दे भी जाते हैं। मैं इंग्लैंड रहा हूँ और मैं स्वीडन रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे देखी हैं और मैंने खुद इस चीज़ को मतलब इसको एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मतलब मैं स्वीडन में था, तो मैंने वहाँ पे उस वक़्त 2011 की बात बता रहा हूँ। तो उस वक़्त मैंने एक किंडल मँगवाई अमेरिका से, तो वो 2 दिन बाद मेरे मतलब वो जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँच गई। तो मैंने वहीं पे सर्च करके वहीं पे ऑर्डर प्लेस किया और सारी चीज़ें, और मुझे वो डिलीवर भी कर दी उन्होंने। तो आई नीड नॉट टू गो फिज़िकली अमेरिका, और आई नीड नॉट टू गो एनी मार्केट physically. I am just seeing all the things. I'm observing all the things. I have collected all the data, and after that I have placed the order and I have got the product. तो मुझे कोई मसला नहीं है, मतलब मैंने कोई मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा जैकेट खरीदनी थी, मैं यूके की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उनके जो स्टोर्स हैं डिफरेंट, उनकी वेबसाइट्स ओपन करके डिफरेंट स्टोर से डेटा इकट्ठा करके मैंने एक जैकेट पसंद किया और वो मुझे दे गए। और फिर इस तरह से उस पे साइज़ भी सारा, यानी जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ सेल्समैन से लेनी है वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ऑन द वेबसाइट मौजूद हैं। तो देखें मेरी सर्च कॉस्ट कितनी कम हो गई, यानी 1 घंटे के अंदर मुझे जाते-जाते वहाँ पे 1 घंटा लगना था, 1.5 घंटा जहाँ मैंने जाके खरीदनी थी। उस पे मेरा जर्नी की भी कॉस्ट आनी थी, मेरा टाइम भी होना था स्पेंड, और हो सकता है ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड होता। लेकिन मेरी सर्च कॉस्ट इस वजह से क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिज़नेसेस, आप आज पाकिस्तान में भी आप देख लें, हर बिज़नेस जो है वो अपनी वेबसाइट बनाता है और वेबसाइट के थ्रू लोग उन तक राब्ता भी करते हैं और उनकी चीज़ वहाँ पे बिकती भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
एसीटी जो है उसका इफेक्ट कॉस्ट पे क्या गया कि एसीटी ने कॉस्ट रिड्यूस कर दी है दो तरीके से। यानी बायर्स एंड सेलर्स कैन कंपेयर अ वाइड रेंज ऑफ प्राइसेस यूजिंग द सर्च इंजन एंड प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप प्राइस कंपैरिजन उन्होंने खुद करके दिया हुआ है, देखें जी ये फलां चीज़ है, इसकी इतनी प्राइस है, इतनी कॉस्ट है, सारी चीज़ें। तो आप की जो कॉस्ट ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन है वो कम हो गई, और आप आइटम बाय आइटम ऑनलाइन सैंपल ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बताया कि आप मूवीज़ देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यूके में भी रहा हूँ, स्वीडन भी रहा हूँ, और भी बहुत सारे कंट्रीज में। तो मैंने एक दफ़ा अपने एक दोस्त से कहा कि मैंने मूवी देखने के लिए जाना है, तो उन्होंने कहा जी अभी बताते हैं आपको। उन्होंने आज तो पाकिस्तान में तो अब आई हैं सारी चीज़ें, लेकिन वहीं बैठे बैठे मुझे कहा ये सिनेमा की वेबसाइट ओपन किया, उसमें उसने मुझे कहा कौन सी मूवी देखनी है। मैं कहा मुझे नहीं पता। उसने एक दो मूवीज़ का वैसे आपको सैंपल मुझे चेक कराया कि ये देखो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। वो दो दो तीन तीन मिनट की मूवी उनका ना सैंपल थे, उन्होंने कहा ये वाली देखनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठना कहाँ पे, मैंने कहा यहाँ बैठना। तो हमने खुद ही वहाँ पे सीट सेलेक्ट की वेबसाइट पे, वहीं पे हमने पे किया अपने कार्ड के ज़रिए, और वहाँ तक मूवी देखने के लिए चले गए। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई इशू नहीं है कि हम जाएं जी टिकट खरीदें जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं तो आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स मौजूद हैं, उन कंपनीज एयरलाइंस की अपनी जो है वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो कि आपको टिकट्स के हवाले से और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। होटल्स बुक करने हैं उनकी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल booking.com है। अगर आपने कोई एरोप्लेन पे जाना है तो उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। और इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खयाक है, वो आपको बताती है कि कौन सी एयरलाइन के लिए आपको सस्ते से सस्ती कॉस्ट कम से कम कहाँ पे आएगी। इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और शायद आप भी करते हैं। तो उससे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, अब ये पहला चीज़ समझ आ गई कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जो सर्च कॉस्ट है बायर की वो रिड्यूस हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहली बात ख़त्म हो गई। और सर्च कॉस्ट कन्वेंशनल शॉपिंग शॉपिंग में क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जनाब, हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के शुरू में, जब चैप्टर शुरू किया था डिमांड का, तो उसमें आपको ये बात समझाई थी कि जी द जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट बढ़ते चले जाते हैं, द हायर द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट, द हायर इज द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस सूरत में जो चूंकि जब वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट बहुत सारे नज़र आ जाते हैं। आप मार्केट में जाएं तो फिजिकली शायद आपको इतनी इंफॉर्मेशन ना मिल सके, लेकिन वेबसाइट आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उससे नंबर ऑफ सेलर्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। नंबर ऑफ दी सेलर्स जब ज़्यादा होते हैं तो आप इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर के लिए उतने ही सब्स्टिट्यूट बढ़ जाते हैं। जब वो सब्स्टिट्यूट बढ़ते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी। और उसकी वजह क्या है, दी ये वजह है उसका, दी हायर दी, ये पहले समझाया हुआ है, दी हायर दी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना जी, द हायर इज द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितने ज़्यादा सब्जी और सब्स्टिट्यूट कैसे बढ़े, सब्स्टिट्यूट तो शायद पहले भी मौजूद थे लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब वो इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप कहते हैं ठीक है, अब आप को किसी डॉक्टर को ही दिखाना है तो आप अभी इधर गूगल पे लिखें बेस्ट सर्जन ऑफ फलां, या बेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट, बेस्ट फलाना, तो आपको पूरा जो है ना, पूरे पाकिस्तान के, पूरे वर्ल्ड के बता देंगे जी ये यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं। वरना तो आपको शायद चार बंदों को पता हो या तीन बंदों को पता हो जो आपके शहर में हो या आपके गांव में हो या आपके इलाके में हो।
लेकिन आपको जो ही आप वहाँ लिखेंगे, यू वुड गेट द फोन नंबर्स, यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए तब्दीली उसमें ज़्यादा ला सकते हैं आप लोग, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा तब्दीली ला सकते हो तो ज़्यादा वो इलास्टिसिटी की डिग्री हो जाती है। और जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होते हैं कंज्यूमर के लिए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मजबूरी है, वो तब्दीली ज़्यादा नहीं ला सकता, इसलिए लेस इलास्टिक हो जाती है। तो इसलिए जो एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है। ये बात समझ आ गई। एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है देन द कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल डिमांड कर्व, जिसके अंदर लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यही बात इसने यहाँ पे की है कि डिमांड कर्व फॉर द इंडिविजुअल फर्म फेसिस मोर प्राइस इलास्टिक, क्योंकि वहाँ पर उनको इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल का भी मोर इलास्टिक होता है और मार्केट डिमांड का भी क्या होता है, मोर इलास्टिक हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाती है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि सब्स्टिट्यूट के बढ़ने की वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, अब इस चीज़ को एक ग्राफ के जरिए बताया गया है। ये देखिए, ये आपके सामने ग्राफ है, अगर कहें तो इधर से समझा दूं आपको। इसमें दो डिमांड कर्व बनाए हैं। अगर मैं इसको बना के भी समझा दूं आपको तो ज़्यादा बेहतर होगा। जस्ट अ मिनट, ये शायद वर्क नहीं कर रहा, होल्ड करें। जी, ये इधर मैं आपको भी बना के समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी, यहाँ पे मैं आपको भी समझाता हूँ। ये भी ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या है, डिमांड कर्व बनाना है तो बस सिंपली यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, और ये आपके पास ये डिमांड कर्व होगा जो कि मोर इलास्टिक है, और ये एसीटी बेस होगा। ठीक है ना जी। और फॉर एग्जांपल ये एक डिमांड कर्व बनाते हैं, ये दोनों डिमांड कर्व है, लेकिन ये कन्वेंशनल डिमांड कर्व है। कन्वेंशनल मीन्स जिसमें एसीटी का यूज़ नहीं किया गया, यानी जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं आप लोग। तो आप के पास ये दो डिमांड कर्व हैं, और फर्ज करें अगर शुरू में, अगर हम यहाँ फर्ज कर लें कि कीमत, ये यहाँ सप्लाई कर्व नहीं बनाया अभी हमने, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ए पॉइंट और फर्ज कर लें ये प्राइस है जिसे आप पी नोट कह रहे हैं। तो ये फर्ज कर लें ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों पे, यानी एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व हो या विदाउट एसीटी कर्व हो, दोनों पे प्राइस और क्वांटिटी सेम है, ये फर्ज कर लेते हैं। और अब ये फर्ज करते हैं कि प्राइस में कमी आ जाती है, और अगर प्राइस में कमी आ जाए, वो P1 हो जाए, तो इस पे प्राइस में कमी आने की वजह से जो एसीटी बेस्ड डिमांड है उसमें देखें कितना इजाफा हुआ। उसमें इजाफा इतना हुआ, ये है Q2। और अगर हम इसी प्राइस कर्व को इस पॉइंट से मिला दें,
तो हमें ये नज़र आता है कि इसमें इजाफा कितना हुआ, Q1। इसका मतलब ये है कि कीमत में कमी आने की वजह से जो आम कंज्यूमर है उनको शायद उसकी इतनी इंफॉर्मेशन ना हो, तो वो डिमांड में इजाफा इतना करेंगे। लेकिन अगर यही कीमत में कमी एसीटी बेस्ड होगी, तमाम को इंफॉर्मेशन जाएगी, जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे या गूगल पे आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही होती हैं, तो वो आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है और आप उसको ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। इसलिए उस सूरत में डिमांड में ज़्यादा इजाफा होता है, मोर इलास्टिक। तो एसीटी बेस में जो प्राइस में अगर कट आएगा तो आप ए से सी पर मूव करेंगे, और अगर विदाउट एसीटी होंगे तो डिमांड में इजाफा सिर्फ Q0 से Q1 तक होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होगी लोगों को इतनी। लेकिन अगर आप एसीटी बेस चले जाएं तो एसीटी बेस्ड पे डिमांड जो है वो उसमें ज़्यादा इजाफा होगा। तो इसमें सिर्फ ये समझाया गया दो डिमांड कर्व बना के, एक विदाउट एसीटी और एसीटी डिमांड कर्व जो है, डिमांड बेस्ड ऑन एसीटी जो है दैट इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब इलास्टिक होता है, कई दफ़ा मैंने आपको बताया। और जो जो डीसी है ये कन्वेंशनल डिमांड कर्व है, आम जो होता है जिसमें इन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जाता, वो लेस इलास्टिक है। तो लेस इलास्टिक को आप जानते हैं कि उसको हम इन इलास्टिक कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये है, तो प्राइस में कमी की नतीजे में आपकी सर्च कॉस्ट जो है उधर ज़्यादा है कन्वेंशनल में, क्योंकि लोगों को सर्च करते हुए प्रॉब्लम होगा कि कहाँ कीमत कम हुई है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डिजिटल बेस होगी या एसीटी बेस होगी तो उसकी प्राइस में कमी की जो इंफॉर्मेशन है या सर्च है, वो लोगों को सर्च कॉस्ट कम होने की वजह से उनकी इंफॉर्मेशन जल्दी मिलेगी और वो इस कम कीमत पर ज़्यादा खरीदेंगे। तो एसीटी इसलिए लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, तो वो ज़्यादा उनकी चीज़ दिखती है वहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट। ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने अभी आपको ये वाला डायग्राम समझाया। इस जगह पर ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो बी पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट है। तो कि ये एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व है, और अगर कीमत में कमी आ जाए तो कीमत में कमी आने के नतीजे में इसमें इतना इजाफा होता है और इसके अंदर इजाफा इतना होता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है लोगों को। तो यही बात यहाँ पे समझाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट। इवन मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है जब आउटपुट ज़ीरो होती है। आम जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट कब होती है, जब सिर्फ आउटपुट ज़ीरो होती है, उसके बाद ज़ीरो कभी भी नहीं होती। और फिक्स कॉस्ट तो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, वो हमेशा ज़ीरो आउटपुट पे भी पॉजिटिव होती है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन एसीटी बेस के अंदर जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो आपको ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो आउटपुट पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, यानी इधर एसीटी बेस्ड जो फर्म्स होती हैं उनके हवाले से बता रहे हैं कि वहाँ पर वो अगर आउटपुट में इजाफा करें तो उनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, वो सेम रहती है जैसे फिक्स कॉस्ट रहती थी। लेकिन यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है, और दूसरी चीज़ ये कि ज़ीरो रहती है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। यानी एसीटी बेस्ड जो फर्म्स होती हैं उनकी आउटपुट जो है वो अगर ज़्यादा वो बेचें चीज़ों, तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो। और ज़ीरो भी रहती है और सेम भी रहती है, यानी हर वक्त ज़ीरो ही रहती है। तो ये कैसे होता है, ये समझने के लिए आप इधर देखें। ये क्वेश्चन ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ उसका ताल्लुक किससे है, वो एसीटी बेस्ड फर्म्स के साथ है जो कि डेटा के अंदर सारी चीज़ें कर रही हैं। यानी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फिल्म्स हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, ये सारे उसकी एग्जांपल हैं जो कि सिर्फ एसीटी बेस ही यानी डेटा बेस ही भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप समझें
कि इन कन्वेंशनल मार्केट सेलिंग ट्वाइस एज मच समथिंग मींस सप्लायर मस्ट हैव टू एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। जब कन्वेंशनल मार्केट यानी इन्वेंशन एसीटी बेस्ड नहीं, वहां पर अगर आपने दो चीजें ज्यादा बेचनी है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी ताकि आप आउटपुट में इजाफा कर सकें। ये बात तो पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। लेकिन एसीटी बेस्ड जो होती हैं उसमें एक्स्ट्रा यूनिट अगर आपने सेल करना है और किस में करना है, डिजिटल फॉर्मेट में करना है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बात समझें। इसके अंदर आप जो गुड्स है ना वो एज इट इज नहीं बेच रहे, फिजिकल फॉर्म में नहीं बेच रहे, डेटा की शक्ल में, डिजिटल फॉर्मेट की शक्ल में बेच रहे हैं। यानी आप इस जब ऐसा होगा कि जिसमें आप डिजिटल फॉर्मेट में बेचेंगे उस वक्त ज्यादा आउटपुट बेचने के लिए उनकी वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। एनी तो इसका मतलब दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मच इंक्रीज इन दी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल में आप बुक्स जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप करेंगे ना, कंज्यूमर जो होगा उसकी कॉस्ट आएगी, उसने तो उसकी फिक्स कॉस्ट एक दफा आती है, उसने वहां पे वेबसाइट बना के बुक्स अपलोड कर दी हैं, तो उसकी फिक्स कॉस्ट उसके ऊपर आनी है। अब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका डेटा यूज होगा और डाउनलोड करने के बाद वो आप उसको चार्जेस देते रहेंगे, जो भी आप एक दफा करें, दो आप 10 दफा डाउनलोड कर लें, उसकी वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ना है? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिल्म है उसने रखी हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप 50 दफा डाउनलोड कर लें, 1000 दफा कर लें, आपका डेटा खर्च होगा ना। उस प्रोड्यूसर उस जिसकी वो जिसने वेबसाइट बनाई उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने तो एक दफा बनाने पे उसकी कॉस्ट आई है, तो उसकी एडिशनल जो आउटपुट वो बेच रहा है उसके ऊपर उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है? जीरो। उसको कोई ज्यादा बाद में पे नहीं करना पड़ता और हर दफा उसकी वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी। न्यूज़पेपर है, इस तरह म्यूजिक है, फिल्म्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारा क्या है? ये डेटा जो चार्जेस हैं वो कस्टमर पे करता है, तो उसकी तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोड्यूसर की तो कोई नहीं है। वहां तो सॉफ्टवेयर उसने रखे हो वेबसाइट बना के, आप उसको बल्कि पे करेंगे और फिर उसको वो आपको देगा एक्सेस और आप फिर डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोडिंग करने की कॉस्ट आपकी आएगी, उसकी तो नहीं आनी, उसने तो उस पर रख दिया चीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसीटी बेस्ड डिमांड कर्व होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा, एसीटी कर्व डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता है। लेकिन जो अब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, एसीटी कर्व जो डिमांड कर्व सप्लाई कर्व होता है, वो क्या होता है? वो बिल्कुल ही परफेक्टली प्राइस इलास्टिक होता है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह है कि इन्फिनिट इलास्टिक होता है, इन्फिनिट इलास्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ एक दफा फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उसको वेबसाइट बनाने के ऊपर, वहां पर वो फिर कंटेंट रख देगा, डाउनलोड साइट सारी जो उनकी होती हैं वो सारा उसके एक्स दे देगा आपको। उसके बाद लोग उसको डाउनलोड करते रहें, जितनी दफा मर्जी करते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस चीज को आप एक ग्राफ के जरिए भी समझ लीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखें, तो इसको करना पड़ता है। इसका ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक्चुअली बात कर रहा है किसकी भला? ये जो कि कॉस्ट की बात कर रहा है, तो कॉस्ट का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? कॉस्ट का ताल्लुक सप्लाई से होता है। तो वो सप्लाई के हवाले से बता रहा है कि जो इसका सप्लाई कर्व होगा किसका भला? एसीटी बेस जो प्रोडक्ट्स लोग बेचते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, तो उनका क्या है? अब आप देखें बहुत सारे लोग मूवीज लेने के लिए जाते हैं बाजार से, तो वो आजकल वो कोई सीडी तो नहीं खरीदते, वो सिर्फ उस बंदे के पास जाते हैं जिसने एक दफा डाउनलोड किया हुआ है और वहां से वो आपको देता जा रहा है, तो उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही। ठीक है ना जी? और अगर अगर आप वहां से चलें, उसकी उसने शॉप भी बनाई, वो कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अगर वो वेबसाइट के थ्रू ही दे रहा है आपको, डायरेक्ट नहीं दे रहा, तो फिर क्या कॉस्ट है? कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो तो आपने उसकी वेबसाइट ओपन की, वहां से जाके डाउनलोड कर लिया, तो उसकी तो उसको उसकी कोई कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ी, जितनी दफा मर्जी आप डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर आप सप्लाई कर्व पे बात कर रहे हैं, पहले डिमांड कर्व पे बात की थी, अब सप्लाई कर्व पे। जो आम सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, आपने पढ़ा है, जिसे हम
सप्लाई कर्व, सी मींस कन्वेंशनल सप्लाई कर्व कहते हैं। लेकिन जो सप्लाई कर्व एसीटी बेस होता है वो ये होता है जो मैंने अब बनाया है, ये सप्लाई कर्व एसीटी बेस है, ठीक है ना। और ये परफेक्टली इलास्टिक है, जिसमें इसका मतलब ये है कि ये जिस तरह उसको एक फिक्स कॉस्ट, जैसे फिक्स कॉस्ट कर्व होता है वैसे ही है ये, कि जिसमें बता रहा है कि इतनी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद जितनी मर्जी चीज़ें बेचें करें, उसकी सप्लाई अवेलेबल है, जितनी मर्जी लेते जाएं, इन्फिनाइटली अवेलेबल है, जितनी दफ़ा मर्जी डाउनलोड करें, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हैं ना ये बात, जितनी दफ़ा मर्जी। ये देखें ना, ये सिर्फ सप्लाई कर्व एसीटी का देखें तो ये है, ये एसीटी बेस सप्लाई कर्व है। इसका मतलब ये है कि वो जीरो आउटपुट बेचे तब भी उसकी कॉस्ट इतनी आनी है, 100 रुपये। एक बेचे, 2 दफ़ा लोग डाउनलोड कर लें, 3 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा लोग डाउनलोड कर लें, तो उसकी कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात समझ रहे हैं। और ये जो कॉस्ट आ रही है उसकी, ये फिक्स कॉस्ट है जो आप उसने एक दफ़ा वेबसाइट बनाने पे लगा दी, उसके बाद तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो है। ये जो कॉस्ट है ये फिक्स कॉस्ट है जो उसको बेयर करनी पड़ रही है, ये उसकी सप्लाई कर्व भी है और उसकी ये फिक्स कॉस्ट कर्व भी है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करें, हम इसकी डिमांड कर्व बना लेते हैं। तो डिमांड कर्व जब बनाएंगे तो फर्स्ट कर लीजिए कि ये डिमांड कर्व है, ये मैं डिमांड कर्व बनाता हूँ ग्रीन आपको समझाने के लिए। दिस इज डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व ने कन्वेंशनल सप्लाई कर्व को तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इस ए पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे जो प्राइस आई है वो ये आई है, फॉर एग्जांपल पी सी कह देते हैं, और ये जो आउटपुट आई है ये इसको हम क्यू सी कह देते हैं। ये सी मींस कन्वेंशनल विदाउट एसीटी, एसीटी नहीं यूज़ किया। तो आप देखें कन्वेंशनल जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, तो वहाँ पर उस मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा नज़र आ रही है हमें। लेकिन इसी ये जो सप्लाई कर्व है वो इसी डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ये बी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये एसीटी मार्केट के अंदर जो जो आउटपुट आई है वो कन्वेंशनल मार्केट से ज़्यादा आई है। एक तो ये समझ आई बात। हालांकि इक्विलिब्रियम वो भी है, वो कन्वेंशनल मार्केट जो जो ए पॉइंट है, पॉइंट ए है, वो इक्विलिब्रियम है इन नॉन एसीटी मार्केट या कन्वेंशनल मार्केट। कन्वेंशनल कहते हैं जो एक आम होती है, पुरानी मार्केट जो होती है जिसमें एसीटी नहीं है। और पॉइंट जो बी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम इन एसीटी बेस्ड मार्केट है, नॉन कन्वेंशनल जिसे कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल मार्केट। तो आप देखें कि अब जो इक्विलिब्रियम हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, और अब इसी सप्लाई कर्व के ऊपर ही चले जाएं तो इसके ऊपर ही ये प्राइस आ जाएगी ऐसे, ये और ये प्राइस भी शो होगी इसके अंदर, और ये प्राइस कहाँ आ गई, एसीटी बेस में। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि जो प्राइस ऑफ एसीटी होती है, आई एम सॉरी, प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ ये जस्ट अ मिनट जी, प्राइस जो एसीटी बेस होती है वो कम होती है किससे, पीसी से। एक बात, यानी थोड़ी कीमत पे लोग ले लेते हैं। दूसरी चीज, जो क्वांटिटी होती है एसीटी बेस की वो ज्यादा होती है कन्वेंशनल मार्केट से। ये आपके सामने है, समझ गए। ये बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको डेटा से समझा दूं कि ये आउटपुट है 0 1 2 3, और इसके ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है वो फर्ज कर लीजिए जो भी मैंने समझाई है वो 100 है, 100 है, 100 है। और वेरिएबल कॉस्ट इसके ऊपर क्या आनी, ये वेबसाइट को बनाने की कॉस्ट है ये वाली। तो वेबसाइट बना ली उन्होंने, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अब आप कोई डाउनलोड ना करें, कोई कोई उस बंदे की कोई कॉस्ट नहीं है। आप एक दफ़ा उसमें से डाउनलोड करते हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है। 2 दफ़ा डाउनलोड कर लेते हैं, कोई नहीं है। 3 दफ़ा कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है।
इस सूरत में जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी जीरो होने की वजह से 100 है ना, फिर ये 100, फिर 100, फिर 100, फिर ये 100। तो एसीटी बेस के अंदर फिक्स कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। ये बात आपने समझनी है, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बातें सारी। तो आपको सप्लाई कर्व भी बताया। एसीटी बेस में डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता है, तो मोर इलास्टिक मीन्स कि वो फ्लैटर होता है, और ये क्या होता है, ये स्टीपर होता है। और सप्लाई कर्व मैंने आपको बताया कि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है सप्लाई कर्व जो होता है, यानी सप्लाई कर्व इन एसीटी इज इन्फिनिट इलास्टिक, है ना, इन्फिनिट इलास्टिक। और परफेक्टली का वर्ड आएगा, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक हो गया जी। तो ये है स्टोरी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का आखिरी जो हिस्सा है अब उसको मुकम्मल करते हैं। इसको मुकम्मल करते हैं जनाब। ये आपके सामने, ये मैंने आपको समझा दिया। ये देखें, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो ए पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये बी पॉइंट है। ये दो सप्लाई कर्व हैं, ये सिटी बेस्ड हैं। ये कन्वेंशनल सप्लाई कर्व है, ये एसीटी बेस्ड सप्लाई कर्व है। ये डिमांड कर्व है। दो इक्विलिब्रियम हुए, जहाँ जहाँ डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वो हमने कर लिया। प्राइसेस देख लें, एसीटी बेस में प्राइस थोड़ी है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ है जी। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं भारत कि मार्केट प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आपने पढ़ा कि मार्केट में ई बिज़नेस हो तो उसकी प्राइसेस कम होती हैं। ये मैंने अभी लिख के भी समझाया। ये देखें आपके सामने कि पी ए सी टी इज़ लेस देन पी सी। ये बात मैंने अभी आपको समझाई है। इधर कीमत थोड़ी होती है, इधर कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मार्केट तो यही बात बता रहा है कि जनरल इफेक्ट ऑफ एसीटी विल बी टू रिड्यूस द मार्केट प्राइसेस। यही बात मैंने बताई। दो एक्चुअली इफेक्ट होते हैं, एक कि इसकी प्राइसेस कम होती हैं, नंबर टू इसमें ये जो भी मैंने आपको समझाया था कि क्यू ए सी टी जो है यानी ज़्यादा बिकती है। जाहिर सी बात, जब कम होगी कीमत तो ज़्यादा बिकेगी। तो क्यू जो है ए सी टी बेस वो ज़्यादा होती है कन्वेंशनल की निस्बत। ये दो ही बातें हैं जो इधर डायग्राम में भी समझाई हैं आपको। यानी लोग उसको उसकी कंजम्पशन क्या करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जी। तो अब ये देखना है कि प्राइस में कमी आती है और कंजम्पशन में क्या होता है, इजाफा होता है। और ये होता कैसे है, कितना हो सकता है, इसके लिए तीन चार फैक्टर हैं जो कि मज़ीद भी हमें समझने की ज़रूरत है। पहला कि जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, तो उसमें बताया गया है कि दो हो सकती हैं। एक वो प्रोडक्ट हो सकती है जो डिफ्रेंशिएटेड हो। डिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि उसका कलर, साइज, शेप, ये फ़र्क होता है। और एक वो होती है जो कमोडिटी प्रोडक्ट कहता है। कमोडिटी प्रोडक्ट वो है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है और उसकी स्पेसिफिकेशन सबको पता होती है, जैसे सीडी या बुक वगैरह। तो वो कहता है जहाँ पर एसीटी आप प्राइस वहाँ पे में कमी आएगी, ज़्यादा आएगी वहाँ पे कमी, जहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगी वहाँ पर तो ज़्यादा कमी आ जाएगी। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है वहाँ पर जो है वो एक जैसी नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वेडिंग ड्रेस उठा के देख लें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। ये इसमें फ़लाँ चीज़ यूज़ हुई है, इसमें फ़लाँ कोई डिफरेंट तरह के आपको वेडिंग ड्रेस नज़र आएंगे। वहाँ पर एसीटी कीमत में इतनी कमी नहीं लेके आ सकता, वहाँ पे लेस इफेक्टिव है। तो इसका मतलब है कि एसीटी इफेक्टिव भी उन मार्केट है जो जो एक जैसी हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अदरवाइज वहाँ पे इतनी ज़्यादा कमी नहीं आएगी। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, दूसरी जो चीज़ है वो है दूसरा जो इसका फैक्टर, यानी सवाल समझ आया। सवाल ये है
कि क्या हर वक्त ही कीमत में ज़्यादा कमी आ जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। वहाँ ज़्यादा कमी नज़र आएगी जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगी, यानी नॉन डिफरेंशिएटेड होगी, उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, तो वहाँ पर कीमत में तब्दीली, कीमत में कमी, यानी कि एसीटी जो कमी करेगी प्राइसेस के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा आएगी। लेकिन कहाँ कम आएगी, जहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि उसमें हर प्रोडक्ट में डिफरेंस की वजह से आप कहेंगे नहीं जी ये यहाँ पे ये फ़र्क है, इस वजह से इसमें इतनी कीमत नहीं लाई जा सकती। फिर दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात पहले भी बताई है कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिक अगर होगी, यानी एसीटी की वजह से प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा कि वो कीमत में कमी करे, और डिमांड उसके लिए क्या चाहिए, प्राइस इलास्टिक चाहिए। क्योंकि प्राइस इलास्टिक होगी तो फिर क्या होगा, ये आपने प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। क्योंकि जब भी एसीटी यूज़ होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एसीटी की वजह से सर्च कॉस्ट क्या हो जाती है, सर्च कॉस्ट कम होती है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर को ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा नज़र आते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ज़्यादा हो तो फिर क्या करना चाहिए, फिर कीमत में कमी करने से, कीमत में कमी होने से रेवेन्यू में इजाफा होता है। ये बात आप, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो कीमत में कमी करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर बेनिफिट उठाना है तो प्राइस इलास्टिक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कीमत में अगर कमी करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वो कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा नहीं होती बल्कि इनइलास्टिक हो जाती है। इनइलास्टिक का मतलब है लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक जब होगा तो फिर तो कीमत में कमी जब आप करेंगे, यानी इफ दिस इज ये तो ज़्यादा है ना, मोर इलास्टिक जिसे कहते हैं आप। तो लेकिन अगर लेस इलास्टिक हो डिमांड और फिर आप कीमत में कमी करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर रेवेन्यू में भी कमी आएगी, फिर तो लॉस हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि क्या एसीटी की वजह से वाकई ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ी और फिर आपने कीमत में कमी कर दी तो फिर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि फिर आपका रेवेन्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर तो एसीटी की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है, फिर कीमत में कमी करेंगे तो रेवेन्यू में इजाफा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आप इलास्टिसिटी और रेवेन्यू का टॉपिक पीछे पढ़ के हैं, वहां से इस चीज़ को मजीद भी क्लियर कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि डिग्री ऑफ द कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर भी कीमत में कमी जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। और फिर आखिरी बात ये है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द एसीटी प्लेटफॉर्म्स। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप कीमत तो कम कर देते हैं लेकिन वो एक चीज़ अकेली यूज़ नहीं हो रही होती, आपको दूसरा सॉफ्टवेयर भी साथ यूज़ करना पड़ता है, तो आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं यार इसके लिए आप ये भी साथ लेंगे तो ये चलेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये गेम आप लेते हैं, आपने ऑनलाइन गेम ले ली, लेकिन वो कहते हैं साथ कि जी आप ये कंसोल ये लें जी, सोनी का लें इसके साथ, या ये फलानी कंपनी का लें या फलानी कंपनी के साथ इसके चलाएंगे तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा। तो आपके लिए वो चीज़ मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक बन जाती है कि ये ज़रूरी है, इसके साथ ये चलेगा तो वरना वरना नहीं चलेगा। तो एक सॉफ्टवेयर के साथ फलाना सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं होता है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है ना जी? तो यहाँ तक आज इसको मुकम्मल करते हैं। कल ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ेंगे और अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक इसको कर लेते हैं वाइंड अप। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई कैन सी योर क्वेश्चन एज वेल। तो क्वेश्चन है, सर मेरी 13-14 की क्लास मिस हो गई थी, मैं बुक से रीड कर लूँगा। सर अक्टूबर 13 अक्टूबर में टॉपिक का नेम बता रहे हैं, पता नहीं जी क्या टॉपिक था, ये तो सीआर से पूछें। चैप्टर 1 और 2 कब पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह ताला सर्दियों में पढ़ाएंगे। अभी ये मुकम्मल हो जाए, ये मुझे पता है कब पढ़ाना है, आप टेंशन ना लें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दें,
वॉइस इशू हो गया था। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने बताया आपको कि एक होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एक वो होती है जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, जिसमें कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसमें आप कीमत में तब्दीली कम करेंगे तो लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें कलर चेंज होने की वजह से, शेप चेंज होने की वजह से, उनके इंग्रेडिएंट चेंज होने की वजह से आप कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वहाँ पर आप कर सकते हैं, सारी एक जैसी हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो कीमत में कमी नहीं लाने देगी आपको। ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।